अब दोबारा से वेरिएबल कांस्टेंट वो सब तो नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम वेरिएबल तो समझ चुके हैं और वेरिएबल का अब हमें मीनिंग भी पता चल गया है, दैट इज एनीथिंग दैट वेरीज, है ना। इसमें तो अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे जो ज्यादा बात करनी है दैट इज अ डिफरेंट टर्म विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जरा डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है। वेरिएबल का तो ये मतलब है कि जो भी चीज चेंज होती रहेगी हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल है। एंड वी हैव टेकन सेवरल एग्जांपल्स, जैसे वेलोसिटी एक अच्छा एग्जांपल था, हाइट एक अच्छा एग्जांपल है, एक एज एक अच्छा एग्जांपल था, एंड ऑन। अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करूं तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि लेट्स टेक वन एग्जांपल, कि अगर मैं मॉर्निंग टाइम में आपकी पोजीशन की बात करता हूं और जब आप स्कूल आ रहे हो, आप अपने घर से निकले और स्कूल तक पहुंच रहे हो, ठीक है, योर पोजीशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम योर होम इज अ वेरिएबल। जैसे आप घर से निकलोगे, इनिशियली द डिस्टेंस इज जीरो, क्योंकि आप जस्ट घर में ही हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है। ऐसे करते करते डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, राइट। नाउ लेट्स जस्ट थिंक कि क्या ये डिस्टेंस किसी चीज पर डिपेंड भी करता है या नहीं करता है। क्या टाइम पर डिपेंड करता है? यस, टाइम पे तो करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7 o'clock घर से निकले तो यू विल टेक सम टाइम टू रीच लेट से 10 मीटर्स, कुछ तो 2-4 मिनट लगेंगी। फिर उसके आगे फिर से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो व्हाट वी कैन से इज कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी चीज जो किसी और वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जैसे कि डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। क्या हमारा एज एक डिपेंडेंट वेरिएबल है? यस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसी तो एज बढ़ेगी, राइट। क्या अगर कोई अपने घर से और स्कूल तक पेरेंट्स के साथ कम्यूट करता है, पेरेंट्स के साथ आता है, तो क्या ये एक डिपेंडेंट सिचुएशन है? यस, भाई पेरेंट आएंगे तभी तो उनके साथ आएंगे, तो इसका मतलब ये भी एक डिपेंडेंट वेरी। ऐसे सोचकर देखो जरा कि सुबह को, बिल्कुल सुबह सुबह तुम उठे और स्कूल के लिए रेडी होना शुरू हो गए, और इसके साथ साथ यूएस में प्रेसिडेंट कौन है आजकल? डोनाल्ड ट्रंप। आजकल उल्टे सीधे काम देखा। तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या अपने को? नहीं। लेकिन उस टाइम पर पैरेलली हमारे पेरेंट भी रेडी हो रहे हैं सो दैट वी बोथ कैन गो टू स्कूल, इससे फर्क पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ वी आइडेंटिफाई इफ अ गिवन वेरिएबल इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। एक साथ दुनिया में हजारों लाखों चीजें एक साथ होती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमें हर एक चीज से ही फर्क पड़ता है या पड़ता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाहर से चिड़िया उड़ के जा रही है, क्या फर्क पड़ रहा है हमें? लेकिन अगर वो चिड़िया यहीं से उड़ के निकले, फर्क पड़ेगा, मजा आएगा। और अगर वो यहीं घूमती रहे तो तब तो क्या बात है, क्लैपिंग ही शुरू हो जाएगी कि अरे वाह क्या चिड़िया उड़ती हुई देखिए। इसका मतलब हमें वेरिएबल में भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना हो, राइट। बताना जरा, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि देयर इज अ वेरिएबल वाई, वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हर उस चीज को जो बदल रही है। कि क्या वाई एज को रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो तो बदलता है। क्या वाई लेट से फैन की स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे इसका स्पीड बदलना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन से कि y हर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं इस y को x के ऊपर डिपेंडेंट लिख देता हूं थ्रू सम इक्वेशन, कैसे? मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। आपको सोचकर बताना है इस इक्वेशन के अंदर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट।
क्या y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करता है? यस, y की अपनी कोई कहां मर्जी है? कोई मर्जी चल रही है y की? देखो, x का वैल्यू 0 पुट करो जरा, y कितना आएगा? 3। y की कहां मर्जी है? वो तो x की वैल्यू की वजह से 3 आ गया खुद ही। अगर मैं x का वैल्यू लेट से -1 पुट करता हूं, y कितना आएगा? कितना? -2 प्लस 3 दैट इज 1। अगेन y की कोई मर्जी नहीं है, x की वजह से चल रहा है। तो वी कैन से कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं। राइट? अब एक सिचुएशन सोचकर देखना। मान लेते हैं कि घर में ऐसे बैठ के सब लोग और क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है? और क्रिकेट मैच देखते हुए तुम्हारा कोई एक छोटा भाई बहन है, 1-2 साल छोटा, और चारों लोग बैठे हुए हैं, पेरेंट्स और एक तुम खुद बैठे हो और एक तुम्हारा छोटा भाई बहन बैठा है। मान लेते हैं कि हमें अचानक से एकदम से ऐसे आवाज आई और पापा ने बोला कि ऐसे ही रैंडमली पानी लाना जरा, बस इतनी बात, किसी के लिए नहीं बोला है, बस ऐसे पानी लाना जरा, ठीक है? अब हो क्या रहा है, वहां पर थोड़ी सी टेंस सिचुएशन है। क्या तुम्हें लग रहा है कि क्या मुझे ही जाना पड़ेगा? ठीक है, तुम्हारे छोटे भाई बहन को लग रहा है कि यही उठ के चला जाए तो ठीक रहेगा, अपना तो ठीक ही मैच चल रहा है। अब आप सोचकर देखना, इस सिचुएशन में कितने सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि सबसे पहले तो यह है कि कौन जाएगा। क्या लगता है कौन जाएगा? ऑफ कोर्स छोटा भाई बहन जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो नहीं उठ के चल रहा है तो फिर क्या होगा? फिर बड़े वाले को जाना पड़ेगा। तो हुआ ना डिपेंडेंट, कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर ठीक ही है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर अपने को ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। देखने में ये भी कुछ कुछ वैसा ही नहीं लग रहा क्या? कि अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y3 आ जाएगा, अगर x का वैल्यू -1 हुआ तो y1 आ जाएगा, अगर x का वैल्यू कुछ और हुआ तो y कुछ और आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आप इस डिपेंडेंसी को इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज टू रिलेट टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे चाहो वैसे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, वन डिपेंडेंसी इज दिस विच इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आई कैन राइट कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4। दिस इज अनदर वे टू डिपेंड x थ्रू y। और भी हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y इज इक्वल टू साइन x? यस, दैट इज अनदर वे हाउ y एंड x आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y is equals to x square plus sin x? Yes, this is another pattern. तो when you write such equations, तो इन इक्वेशन में आपको बस इतना पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x y कैसे चेंज हो रहा होगा। दैट इज द ओनली टारगेट दीज इक्वेशंस हैव फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इन इक्वेशंस का और कोई मतलब नहीं है, बस ये बताना चाह रहे हैं कि we have two dependent variables, like in this case it is y and x, और ये दो dependent variables एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं वो हम यहां पर शो करना चाहते हैं। ऑलराइट, यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद हम इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वी राइट इट एज अ फंक्शन। जो हमने शुरू में भी देखा था ना कि लाइक फंक्शन का क्या मीनिंग है, तो आप उसी की डेफिनेशन पर हमारे। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, अगर इस तरह से लिखोगे तो ऐसे लिखने का मतलब ही यह है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। कि ये कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वो नहीं पता है अभी अपने को। बस इतना पता है कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस इज अ जनरल नोटेशन फॉर दिस।
राइट? और अगर आप मुझसे ऐसे बोलते हो कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, इसका मतलब है यू पुट वैल्यू ऑफ एक्स टू बी 1 और फिर सॉल्व होकर जो भी आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो वॉल्यूम है इट इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस? यस। अगर रेडियस बहुत कम होगा तो वॉल्यूम भी कम आ जाएगा, रेडियस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा आ जाएगा। दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या मुझे वॉल्यूम को ऐसे लिखना चाहिए v और ब्रैकेट के अंदर r, जैसे मैं यहां पर f ऑफ x लिख रहा था, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि वॉल्यूम को रेडियस में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन r एंड दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इट। बात समझ पा रहे हैं? चलिए मान लेता हूं मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v ऑफ 1, तो कितना होगा बता सकते हो? इट इज 4/3 एंड पाई। आर क्यूब में r कितना है? 1, सो इट इज द वैल्यू ऑफ v1। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v ऑफ लेट्स से हाफ, तो कितना आता है ये सॉल्व होकर? इट इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड r इज व्हाट? हाफ। तो इस बार हम लिखते 4/3 पाई 1/2 एंड क्यूब, राइट? बिकॉज रेडियस का वैल्यू इस बार हाफ है। तो कितना आएगा ये सॉल्व होकर? π/6 ये बताया है, तो शायद यही आ जाएगा। क्लियर बात है? ये बात समझ पा रहे हैं? सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड हाउ यू रिप्रेजेंट टू वेरिएबल्स जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। क्लियर है? यहां तक बात समझ पा रहे हैं? ऑल राइट। चलिए, तो अब हमें फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस से कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना इसे, एंड इट इज इक्वल्स टू x-1 अपॉन x+1, ये दे रखा, राइट? दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट, उठा दो यार सर। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट f ऑफ 2, तो कितना होगा f ऑफ 2? इट इज 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 विच इज 1/3। मान लेते हैं दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट f ऑफ, अब ध्यान से देखना, fx। So now they want us to replace x with fx. x की जगह पर वो fx पुट कराना चाह रहे हैं। So when you will put this value, तो x की जगह पर fx हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय कितना? f ऑफ x प्लस 1। सिंपल, x की जगह पर fx आ गया। और fx का वैल्यू कितना है? इट इज अगेन x-1 अपॉन x+1, तो इसे हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा यहां पर। सो द वैल्यू दैट वी विल गेट इज, fx का वैल्यू पुट करो जरा, x, ध्यान से देखना कैलकुलेशंस, x-1 अपॉन x+1 -1, राइट? डिवाइडेड बाय कितना? x-1 अपॉन x+1 +1। पहले आराम से इसे देख लो, कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ चीज रिपीट करानी है तो बता दो। जैसे उन्होंने f ऑफ 2 पूछा था, हमने x की जगह पर 2 पुट कर दिया है, ऐसे ही उन्होंने f ऑफ fx पूछा है, विच मींस यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन प्लेस ऑफ x, और फिर जो भी फंक्शन का वैल्यू था वो तो हम आगे कैलकुलेशन की फॉर्म में कर ही सकते हैं, राइट? इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू कितना होगा अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो इट इज x-1 देन
माइनस एक्स एंड कितना, -1 डिवाइडेड बाय x+1, नीचे कितना आएगा, आई थिंक x-1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाय x+1, वो तो एलसीएम तो सेम ही आए। ऑलराइट, x+1 को कैंसिल कर देते हैं यहां पर, सो x+1 विल कैंसिल आउट, और हमारे पास ऊपर जो बचा है इसमें भी x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा है यहां पर, -2, और नीचे कितना बचा है, 2x, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी कितना, -1/x. So this is how we can simplify for values of function. Right? क्या कहते हो, जो जनरल स्टॉक मार्केट है, स्टॉक्स जो होते हैं वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट, उनका प्राइस, स्टॉक प्राइस वेरिएबल। टिकट सेल ऑफ अ मूवी वेरिएबल, और ये वेरिएबल भी ऐसे हैं कि इन्हें आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। देयर आर सम वेरिएबल्स जिन्हें आप फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एज को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो, एक साल में एक ही बार ही बढ़ेगी। सो इट्स लाइक व्हेन यू विल काउंट इट थ्रू नंबर्स, कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो ऐसे एक एक करके ही बढ़ाओगे ना हर बार। लेकिन अगर इसी चीज को हम स्टॉक प्राइस या फिर टिकट सेल, इस तरीके के काउंटिंग से अगर देखेंगे, तो विल फाइंड कि ये अपने आप में वेरिएबल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अनप्रिडिक्टेबल भी है। हमें नहीं पता है कि इनकी वैल्यू कैसे चेंज होने वाली। राइट, क्लियर है, बात समझ गए? चलिए, किसी को कोई डाउट है यहां तक, कुछ पूछना है, कोई भी चीज रिपीट करानी है, बोल दो एक बार, बोल दिया करो यार, इतना क्या सोच रहे हो। तुम्हें समझ में आ गया लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आ गया, तो बता दो फिर एक बार कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। तो नहीं, थोड़ा सा और बता दो इसके बारे में, मुझे भी थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी बात। सीधे खड़े हो जाओ यार, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, आप बोलो, क्या बताना है? ये बताना है कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई एग्जांपल देके बता दो, कोई भी एग्जांपल सोच लो। ऐसा कोई एग्जांपल दे दो कि अभी मैं क्लास से भाग जाऊं, तो ऐसे कुछ एग्जांपल सोच लो। नहीं, मतलब एग्जांपल नहीं दोगे कि भागोगे नहीं? तो भागोगे नहीं क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो। तो ठीक है, फिर यही है डेफिनेशन फाइनल रही कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है टू वेरिएबल्स दैट आर डिपेंड, यही हुआ ना, दैट आर डिपेंडेंट। बहुत ही बढ़िया, यही बात, ज्यादातर लोगों को यही बात समझ में आई है ना फाइनली, डिपेंडेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जरा, मान लेते हैं कि मैं एक, कोई एक कंट्री है और उसका जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी समझते हो? ऐसे मान लो कि एक कंट्री है और उसके पास टोटल जितना भी पैसा है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स और इन फॉर्म ऑफ कैश, जो भी टोटल अमाउंट है उसे मैं एक ग्राफ पर प्लॉट करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका आंसर करना। मैं यहां पर उसे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन लाख करोड़, है ना, इतना तो होगा ही एक देश के पास, इससे कम होगा तो क्या पाकिस्तानी है क्या। इधर ईयर रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। और ईयर वाले केस में आई विल राइट लाइक, लेट्स से हम 2010 से शुरू करते हैं, एंड दिस इज 2011, 2012, 2013, 14, इतना, ये अराउंड 5 साल का हमारे पास डेटा है। राइट, सो वी स्टार्टेड विद 2010, और यहां पर भी कुछ वैल्यूज हैं ऐसे, इट इज 2 लाख करोड़, 4, 6, 8, इतना है। ठीक है, हमने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, एंड लाइक
2010 में इस तरह से था, 11 में इट सडनली शूट्स अप और ये सीधा 8 लाख करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर ऐसा हो गया है और फिर यहाँ पर कुछ इधर आ गया। बस अभी इतने ही पॉइंट्स पता है अपने को, ये पॉइंट्स अपने को पता है यहां से, राइट। दिस इज, कुछ नाम भी रख देते हैं इनका, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। बताना जरा, दिस इज 2010 एंड दिस इज 2011। 2010 टू 2011 क्या हुआ है इकोनॉमी में? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज? इंक्रीज। एक बार और सोच लो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 100% ग्राफ देखना आता है। ये वाला पॉइंट नीचे है, ये 2 लाख करोड़ है, ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये 8 लाख करोड़ है, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा? इंक्रीज। लेकिन अफसोस कि ये ऐसे गया था, ये थोड़ी पता है हमें। वी शुड कॉल इट अनप्रिडिक्टेबल। असल में हमें जो डेटा पता है वो तो एक पॉइंट का है। तुम लोगों ने अपने आप ही पूरा ट्रेंड एनालाइज कर लिया। हाउ यू नो कि ए से बी तक वो ऐसे ही गया था जो तुमने खुद ही सोच लिया है? ये पॉसिबिलिटी ध्यान नहीं आई कि हो सकता है वो ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे पहुंचाओ। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि हमेशा इंक्रीज हुआ है? नहीं, हुआ ही नहीं है। राइट? तो पहली चीज जो हम इससे सीख रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, दैट इज नेवर एज्यूम कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखने पर उसका ट्रेंड भी बता सकते हो। वी कैन नेवर प्रेडिक्ट ट्रेंड फॉर एनी चेंज जिसका आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता। बता सकते हो व्हाट इज द इकोनॉमी इन 2012? कितना? इट इज 6 लाख करोड़ इन 2012। अब सोचकर देखो, 2012 इज अ कंप्लीट ईयर। कब शुरू हो गया होगा 2012? जब 2011 खत्म हुआ होगा। अगेन द सेम प्रॉब्लम कि ये 2012 नहीं है, ये 11 तो है, लेकिन 11 के बाद ऐसे बीच में 12 मंथ्स आए होंगे ऐसे, और 2012 का बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा होगा, 31st नाइट की पार्टी चल रही होगी। उस पॉइंट पर पता चला है मुझे ये द वैल्यू इज 6 लाख करोड़। दिस इज द पॉइंट व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर इन 2013। तो ये तो एक पॉइंट का हुआ ना, ये पूरे इंटरवल के लिए कैसे हो गया? एंड अगेन दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो अभी यहां पर हमें आई थी। वी ट्राई टू प्रेडिक्ट मोर बाय लुकिंग एट अ ग्राफ। हमें लगता है ऐसा ही तो हुआ होगा। अब आप सोचकर देखो कि क्या ये सही में 2012 की इकोनॉमी रही होगी? नहीं, लेकिन शुरू में मैंने बोला तो वैसा ही था ना। बट द पॉइंट इज कि यहां पर हमें टाइम को थोड़ा सा तो एनालाइज करना चाहिए था कि व्हेन यू आर आस्किंग फॉर लेट्स से जीडीपी और इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो इट इज वेरिएबल एट एवरी इंस्टेंट। So if I'll ask you what is the economy at, or what is the economy in 2012, तो you'll say कि ये क्वेश्चन ही गलत है, because the time frame in itself is so long, is so vast कि आप उस पूरे में एक नंबर में कैसे आंसर कर दोगे? इट्स लाइक कि पूरे साल तुमने टेस्ट दिए और मैंने एकदम से पूछा कि कितने मार्क्स हैं, तो ऐसे पूछोगे ना कि कौन सा टेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कब हुआ था, तभी तो मार्क्स बताओगे। सेम बात यहां पर भी है।
कि मुझे इस पॉइंट पर बताना है या फिर इस वाले पर बताना है या इस वाले पर बताना है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, देन यू कैन टेल कि भाई इतना इकोनॉमी रहा होगा उस इंस्टेंट पर। और वो भी आप तब बता पाओगे जब आपको ये पूरा ट्रेंड पता हो। अगर ये ट्रेंड नहीं पता होगा तो फिर बता ही नहीं सकते। थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में? थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है इसे बता दो एक बार हाथ उठा के कि हमें तो मुश्किल ही लग रहा है। एक और दो। एक बार में ही बता दो यार, मेरी काउंटिंग चेक कर रहे हो? दो तीन लोगों को मुश्किल लग रहा है। अभी और एग्जांपल लेते हैं, शायद उसमें थोड़ा आसान लगे। कोई मूवी टिकट सेल का एग्जांपल ले लें क्या? उसमें ठीक रहेगा, उसमें थोड़ा मजा भी आएगा कि क्या मूवी के टिकट सेल हुए नहीं हुए, कौन एक्टर अमीर हो गया है, कौन एक्टर गरीब होता जा रहा है, वो सब उसमें तो मजा आएगा ही आएगा। नहीं, ये थोड़ा सा बोरिंग एग्जांपल ले लिया मैंने, मुझे लग रहा है इकोनॉमी वाला ना। कोई बात नहीं, सेम ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना भी बोरिंग नहीं है। पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट ढूंढते रहोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ना भी पड़ेगा। नाउ द फाइनल कंक्लूजन इज कि हमें एक तो एजम्पशंस कम करनी, राइट। सेकेंड पॉइंट इज कि हमें जो ट्रेंड है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से प्रेडिक्ट नहीं करने। कहीं ना कहीं ये दोनों बातें रिलेटेड हैं एक दूसरे से, राइट। बताना जरा, सोच समझ कर बताना। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अगर हम ए से बी पर जाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? ट्रिकी क्वेश्चन, नहीं पता है। क्या पता, क्वेश्चन ही गलत है। अभी अभी तो बता, ए से बी पर जाते हैं का मतलब ये नहीं है कि बस सीधा चल दो। हो सकता है पहले थोड़ा डिप आया होगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर गए होंगे, फिर थोड़ा और ऊपर गए होंगे, एंड सो ऑन। और ये चीज जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये और जो अभी हमने y और fx के बारे में समझा है, आप अगर ध्यान से सोचोगे तो ये दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। बिकॉज दिस y इज इक्वल्स टू fx गिव्स यू द ट्रेंड ऑफ हाउ y विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से y कैसे चेंज होगा, दिस इज द फंक्शन दैट विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने पीछे की इक्वेशन लिखी थी, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आप सोचकर देखो जरा, इस 2x प्लस 3 के अकॉर्डिंग अगर मुझे इसे ग्राफ पेपर पर देखना हो, so this is how 2x plus 3 looks like. Now the point is कि it is only because of this function कि आपको exactly पता है कि यहां से हमें सीधा ऊपर ही जाना है। कोई भी मुझे एक बार ये ग्राफ की डेफिनेशन बता सकता है क्या? व्हाट इज अ ग्राफ? शर्त लगा सकता हूं, अगर तुम कोई डेफिनेशन बता दो तो मजा ही आ जाएगा, गिफ्ट दूंगा कुछ बहुत ही बढ़िया वाला। बुक ही दे सकता हूं बस, चॉकलेट भी चल जाएगी। कोई भी ग्राफ की डेफिनेशन बता दे अगर। रिप्रेजेंट द नंबर इन फॉर्म ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो अलग चीज होती है। एक सेकेंड, अ ग्रीन पेपर, वेरी गुड, अ ग्रीन पेपर वेयर वी प्लॉट कोऑर्डिनेट्स। यस, मतलब आंसर दे रहे हो, ये अटेम्प्ट अच्छा है, बस इतना ही। और कोई तुम बता दो चलो। हाँ हाँ तुम। हाँ, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ऑल राइट। नहीं समझ आया, दोबारा बोलो। अ पेपर वेयर वी रिप्रेजेंट्स, इसके बाद
अ पेपर वेयर वी रिप्रेजेंट्स द डेटा बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज, मतलब ग्राफ तो मैं पूछ ही रहा हूं ना, ग्राफ ही यूज कर लिया डेफिनेशन में, समझूंगा कैसे? हाँ जी। अब प्लेन पेपर, हाँ एक तो पेपर प्लेन होना चाहिए ढंग से, है ना। अगर किसी ने ऐसे ऐसे पेपर को कर दिया वो ग्राफ, तो मत ही कहना उसे फिर। हाँ जी, एक तो प्लेन है पेपर, और प्लेन पेपर विच रिकॉग्नाइज, पेपर ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। अच्छा, रिकॉग्नाइज तो हमें ही करना होगा ना। अच्छा अच्छा, देख रहे हो कितने दिन से तुम लोग ग्राफ वर्ड यूज करते हुए आ रहे हो। स्पेसिफिक इंटरवल्स में मार्किंग्स, ओ पेपर ग्रीन होना चाहिए क्योंकि उसमें मार्किंग होती है। अच्छा प्लेन में चले, अच्छा पिंक के भी होते हैं क्या, मुझे नहीं पता है। पिंक कलर के ग्राफ्स होते हैं? मैं कहता हूँ सारे कलर के ग्राफ आने चाहिए, नहीं एक ग्रीन वाला थोड़ा सा ज्यादा याद हो गया है। तो मतलब कुल मिलाकर ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना कि क्या डेफिनेशन तुम लोगों को पता है। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे देख लो, मौका निकल रहा है हाथ से, एक बुक या एक चॉकलेट या दोनों भी, अगर तुम्हारी डेफिनेशन थोड़ी सी ठीक हुई तो। और डेफिनेशन के लिए मुझे कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए, बस ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में मिलाकर समझा दोगे, और इंग्लिश में समझा दो तो भी मैं समझ लूंगा। हाँ, जिसके सॉल्यूशन मिले, जैसे ये है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, चॉकलेट तक आ गए हो तुम। एक बार रिपीट कर दो, मैं बोल देता हूं दोबारा। हाँ क्या बोले? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। क्लैपिंग लायक ही है। कर दो clap, कोई बात नहीं, ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए ना अपने आसपास वाले को। देखो, अच्छा ग्राफ का यूसेज क्या है, किसी को क्या काम आता है ग्राफ? हाँ, पिक्चराइजेशन ऑफ डेटा, दैट इज वन यूसेज। क्योंकि हम ऐसे तो पाई चार्ट और वो सब सर्कल सर्कल बार चार्ट पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, है ना, बट ग्राफ इज समथिंग डिफरेंट। आप सोचकर देखो, सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा, कि आपको किसी भी एक्स पर वाई देखना है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुझे पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सीधा जाकर देख लूंगा, इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं पड़ी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू वन, सीधा जाकर देख लूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने की। द ओनली थिंग दैट यू कैन सी इन अ ग्राफ इज कि जो भी इक्वेशन या जो भी फंक्शन आपके पास है, आप उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक बार में देख सकते हैं। एंड समटाइम्स दीज सॉल्यूशंस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट। और ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में ऐसा होगा, बहुत सिंपल फंक्शंस में हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, लाइक देयर इज अ डिपेंडेंसी विच इज y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 3, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपसे बोलता हूं, बताना जरा x इज इक्वल्स टू 1.0003 पर कितना y का वैल्यू आएगा। और अगर चलो अभी तो स्क्वायर है ये, एक बार अगर मैंने इसे क्यूब कर दिया ना, तो कभी नहीं बता पाओगे। अब तुम्हें लगेगा ये तो हम ग्राफ पे भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर ग्राफ बना हुआ होगा तो बता पाओगे। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, एक बार देख लेते हैं ड्रॉ करके कैसा आएगा। इट इज 4x² प्लस 3, सो वी हैव 4x² प्लस 3, सो दिस इज द ग्राफ।
अब आप सोचकर देखो कि बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ यू आर 100% श्योर कि y का वैल्यू जब 1 है, लेट्स से यहां कहीं बीच में होगा बिल्कुल, इससे थोड़ा सा आगे भी अगर मैं जाऊंगा तो इट विल बी वेरी क्लोज टू द वैल्यू जो y इज इक्वल्स टू 1 पर था। ये चीज हमेशा ट्रू नहीं रहेगी। अगर ये वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 है और ये वाला वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1.0003 है, सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ कि आप बता पा रहे हो दैट दीज वैल्यूज आर वेरी क्लोज। अदरवाइज जब हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाए तो हमें क्या पता चलेगा। और कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना। ये तो चलो अभी एक ही पॉइंट लिखा है मैंने 1.0003, कुछ भी लिख दूंगा 1.0002, फिर 5, फिर 9, ऐसे कौन सा हम हर एक पॉइंट पर बता सकते हैं। अब सोचकर देखो, इज इट रियली पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड every value of y corresponding to every value of x? और ये तो मैं सबसे बेसिक फंक्शन लिख रहा हूं। ऐसे फंक्शन जो शायद आप लोगों ने भी पहले देखे ही होंगे, लाइक लीनियर फंक्शन तो 100% देखा होगा। और अगर हम इतने सिंप्लीफाइड फंक्शंस में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, देन फॉर श्योर आगे वाले में तो और भी दिक्कत ही आएगी जब इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। राइट तो ग्राफ का ओवरऑल मीनिंग, ओवरऑल काम बस ये है कि इफ यू हैव सम वेरिएबल्स, two variables depending on each other, so you can find or you can look at every solution corresponding to every input of that equation. बस आप उसे एक बार में देख सकते हो और कोई काम नहीं है इसका। If you put different values of x, you will get different values of y, but still it is not manually possible to put every value of x and get every value of y. जैसा हमने अभी देखा है, देयर इज दिस लिमिटेशन कि हम इसी में ऐसा नहीं कर पा रहे, लाइक इन दिस 1.0003। एंड इट लुक्स लाइक द ट्रेंड बिकम्स मोर क्लियर व्हेन यू लुक एट दिस ग्राफ। अब आपको इस बात में डाउट नहीं होगा कि अगर यहां से यहां पर जाना है तो द वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, अब हमें 100% पता है। क्या लगता है, फ्रॉम 0 to 1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? क्या हो रहा है? इंक्रीज। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 तो यहां पर है, और x इज इक्वल टू 1 तो इधर जा रहा है। दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। बीच में ना ये डिक्रीज कर रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है। वी आर श्योर अबाउट इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ। ऑलराइट, तो आज तुम लोग सुबह से अब तक थोड़ा थक गए होंगे, है ना? तो हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।